I got my guru, I got my spiritual guru when I was 20. Okay, like he started pouring wisdom, he started pouring love, he started pouring, क्या बताऊं, blessings in my life since then. तो मैं किस बात की कंप्लेंट करूं? हम लोगों को ट्रेन किया गया है कम से कम 3 से 4 घंटे गाने के लिए. हमें कहा जाता था अगर 6 घंटा रियाज करोगे तब 1 घंटा स्टेज पे गा पाओगे. जो संत लिखते गए वो सच बोलते गए, तो सच में हमेशा पाओगे. सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए हम फीमेल्स को, उसमें हम अपनी फेमिनिटी को ना खोए, बहुत जरूरी है. नमस्कार, आरंभ के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. मेरे साथ और मेरे सामने बैठी है मेरी दोस्त रागिनी रेनू. रागिनी जी बहुत ही मशहूर सूफी सिंगर है. तो रागिनी जी कैसे हैं आप? सबसे पहले आपसे पूछा जाए. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. कैसा लग रहा है? हम आपके घर आए हैं आपको रिकॉर्ड करने के लिए. सबसे पहला चैलेंजिंग चीज़ यही होती है, हमने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? बिल्कुल. सो अच्छा, जब हम लोग संगीत की बात करते हैं तो संगीत की कई ऐसी शैलियाँ हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, जैसे गज़ल हो गया या फिर हम कोई राग बेस्ड क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं. क्योंकि आपका क्या है, आपकी शैली बहुत डिफरेंट है, सूफी. और ये सूफी कहीं ना कहीं कश्मीर से भी जुड़ा हुआ है. तो मैं आपसे पहला सवाल जो पूछना चाहती हूँ, हम क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी पे भी आगे बात करेंगे, तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्यों आपने इसी को ही चुना अपने जीवन में, और संगीत को ही क्यों चुना और सूफी को ही क्यों चुना? आई थिंक मैंने नहीं चुना कुछ भी. फॉर्चुनेटली मेरा जो जन्म है वो एक म्यूजिकल फैमिली में हुआ. मेरे फादर वॉज अ बिजनेसमैन बट ऑल्सो ही वॉज अ सितारिस्ट एंड ही वॉज वेरी वेल नोन इन आवर सिटी जम्मू में. एंड उसके अलावा जो मेरी मदर है वो म्यूज़िक लेक्चरर रही है जम्मू यूनिवर्सिटी में. और तो घर में म्यूज़िक का माहौल शुरू से था ही. तो जब मैं होश संभाली हूँ तो मतलब मेरे कान में हमेशा क्लासिकल म्यूज़िक ही पड़ा. और हमारे घर में मैंने कभी भी नहीं देखा था कि कोई फिल्मी गाने बज रहे हो या कुछ. जो मैक्सिमम लाइट सुनते थे हमारे घर में वो नुसरत फतेह अली खान साहब थे. उसके अलावा सिर्फ क्लासिकल राग्स और ये सब ही माहौल ही ऐसा था उस टाइम पे. और जो मेरी इनिशियल तालीम है वो जम्मू में BS बाली जी के पास हुई, शुरू हुई. और तब मैं महज आई थिंक 4 साल की रही होंगी. तो बहुत यंग एज से शुरू किया. और समहाउ मैंने ये भी डिस्कवर किया कि बहुत ही छोटी सी उम्र में एक दफ़ा सितार बज रहा था एक टेप रिकॉर्डर में. और मतलब 3 साल का बच्चा क्या ही होता है, पर मुझे अभी भी याद है कि आई लव दैट म्यूजिक. तो मेरा जो आकर्षण था वो म्यूजिक के लिए वो शुरू से मेरा भी था और वो माहौल भी था. तो दोनों चीज़ों का एक. तो ऐसा होता है कि जैसे हमारे फैमिली जीवन से ये चलता आ रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने जैसे कहा कि 3 साल की उम्र से आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं टीनेज तक आपको ऐसा लगा कि आपको म्यूजिक से हटके कुछ और करना चाहिए था, या कभी कोई ऐसा थॉट आया, या फिर आप खुश है कि आप बिल्कुल संतुष्ट है कि नहीं यही सही है और यही ठीक था? लुक, आपके ना बड़े सारे, परमात्मा आपको बहुत सारे टैलेंट से नवाजता है. तो परमात्मा ने मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट्स दिए. आई थिंक आई कैन पेंट, आई कैन do so many things and I could have done so many things. But जो मेरा सबसे biggest gift वो मेरी आवाज़ थी. तो certainly आपको best दिया गया होता है, आप उसी को तराशते हो, उसी को आप beautify करते हो. And also मैं म्यूजिकल फैमिली से थी, तो मेरे जो बाकी फैमिली मेम्बर्स भी थे वो लोगों ने भी समझा कि दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल. तो उन लोगों ने भी फिर मुझे बहुत सारा बढ़ावा दिया, बहुत सारा उन्होंने मुझे पुश किया, हर कंपटीशन में भेजना, हर जगह परफॉर्म करने के लिए भेजना. तो वो सब कुछ मिलजुल के ऐसे मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. अच्छा, म्यूजिक में जो सूफी की एक जो शैली है उसमें भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पता. जैसे हम सूफी सुनते हैं, आपने सीधे कहा नुसरत जी, आबिदा जी,
तो हम लोगों को यही पता है कि सूफी इतना ही है, लेकिन सूफी का जो असली जो शक्ति है, जो पावर है, क्योंकि आप सूफी परस्यू करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं भी ये जानना चाहूँगी कि सूफी जो संगीत है उसका एक्चुअल पावर क्या है, मतलब क्या है जो लोगों को वो इतना आकर्षित करता है अपनी तरफ। देखो, एक तो सच्ची वाणी है, जो संत लिखते गए हैं वो सच बोलते गए हैं, तो सच में हमेशा पावर होती है। तो वो आप ये सच उतना ही सच था जब उन्होंने 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में लिखा था, उतना ही सच वो आज भी है ना। जितना वो बात की वजन उस टाइम पे था, उतने वजन आज भी है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है कि वो संतों ने पोइट्री लिखी है, वो किसी ने हमने तुमने नहीं लिखी है वो पोइट्री, वो उस पोइट्री में दम है। और दूसरा फिर ये है कि इसमें सूफी में बहुत सारी अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। और मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि अगर आप मिस्टिक संतों को गाते हैं, चाहे सूफी हो, चाहे वो कबीर दास हो, चाहे वो मीरा हो, चाहे वो जब आप उस लेवल के संतों को गाते हैं, तो आपको उस लेवल की इंटेग्रिटी अपनी लाइफ में भी आहिस्ता आहिस्ता लानी पड़ती है। तो वो उसके बगैर नहीं होता है। तो लाइक वो मुझे पर्सनली लगता है, मेरी अपनी जो पर्सनल जर्नी और एक्सपीरियंस रहा है कि वो तुम्हें कहीं ना कहीं वो पोइट्री, वो उन लोगों का एक्सपीरियंस तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता ही रहता है एज ए म्यूजिशियन, क्योंकि आप इतना टाइम स्पेंड करते हो उसके साथ। ओके, तो जो ये जितने भी संत हैं जिनकी पोइट्रीज को आप कंपोज करके गाते हैं या कंपोजिशंस ऑलरेडी होंगी जो आप गाते हैं, इनकी लाइफ में आप इनकी लाइफ से कैसे कनेक्ट करते हैं, आपको क्या इंस्पायर करता है? जैसे मीरा का अपना संघर्ष है, कबीर तब आते हैं जब मतलब कहते हैं ना, वो अहम को जब हम त्याग देते हैं या हम किसी वस्तु से हटकर आत्मसमर्पण करते हैं, तो तब कबीर आते हैं। तो मीरा आती है, वो कृष्ण में समाई हुई है, लेकिन वो मूरत से जुड़ी हुई है। तो आप कैसे इन सभी अलग अलग संतों से कनेक्ट करते हैं? जब आप गाते हैं तो आपके अंदर क्या भाव आते हैं, वो जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जो आजकल का जनरेशन है ना, वो इन संतों से बहुत कहीं ना कहीं दूर है, क्योंकि हम उनको कनेक्ट नहीं कर पाते उनसे। तो क्योंकि एज ए म्यूजिशियन आप कैसे आज की जनरेशन को कनेक्ट कर सकते हैं इन संतों के साथ, और आपको कैसे आपस में कनेक्ट करता है? तो मुझे मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बाबा बुल्ले शाह में गाती हूँ, बहुत गाती हूँ। तो जब मैं बाबा बुल्ले शाह गाती हूँ से अगर मैं उनकी उस एरा का कुछ गा रही हूँ जहाँ पे वो पेन में थे, तो मैं वो पेन फील करती हूँ। मैंने टाइम ऐसा होता है कि मैं रोती हूँ स्टेज पे भी मैं रोना मुझे आ जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो आ गए, कहीं वही एक्सप्रेस कर रहे हैं ना। और बाकी रही बात यूथ की और जो लोग जुड़ेंगे इसके साथ या नहीं जुड़ेंगे, बात ये है कि आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये बहुत स्पेशल है। जो स्पिरिचुअलिटी है, जो परमात्मा का राह है ना, बहुत स्पेशल है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि पूरा मास इसके साथ जुड़ जाएगा और डांस करेगा इसके ऊपर, तो वो नहीं रहने वाला, क्योंकि आप तभी सुन पाओगे जब आप खुद उस लेवल पे एनरोल हो जाओगे। आपको तभी मजा आएगा जब आप खुद उस लेवल पे एक्सपीरियंस कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो परमात्मा को, आप तभी सुन पाएंगे। आपके लिए चैलेंजिंग नहीं होता है कि जब आप गाने जाते हैं तो आपके लिए एक चैलेंज की तरह नहीं होता है, एक चुनौती है कि आपको लोगों को कैसे आपको कनेक्ट करना है, या फिर आप अपने ही कनेक्शंस में इतना खोए जाते हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता? मैंने इतना परफॉर्म किया है राइट फ्रॉम द एज ऑफ मे बी, मतलब जो मैं स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस तो मेरी काफ़ी लेट शुरू हुई हैं, तो मैं अगर कहूँ तो कुछ ही साल पहले शुरू हुई हैं। आज तक मेरे एक्सपीरियंस में एक भी परफॉर्मेंस नहीं ऐसी रही है जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस ना हो या लोग चुप करके ऐसे देख के नहीं सुन रहे। कोई भी छोड़ता नहीं है कॉन्सर्ट, बहुत कम इक्का दुक्का लोग होते हैं जो उठ के जाते हैं। मैंने कभी लोगों को छोड़ते हुए नहीं देखा कॉन्सर्ट। तो अभी रिसेंट कॉन्सर्ट्स में तो 2-3 घंटा भी गाई हूँ और लोग वंस मोर करते रहे, तो मुझे छोड़ के ही आना पड़ा है कि बस हो गया और भी गा सकती मैं। तो
मैंने खुद पर्सनली कभी भी नहीं सोचा इस बारे में कि कैसे करना है, क्या होगा। एक सर्टनली एज अ म्यूजिशियन जब अगर आपको स्टेज पे जाना है, कुछ प्रेजेंट करना है, तो आप एक सर्टन लेवल की आप वो करते हो, तैयारी करते हो। बट तैयारी हो जाने के बाद देन आई डोंट थिंक अबाउट इट, देन आई लेट द डिवाइन प्ले थ्रू। आई एम वेरी क्लियर कि इट इज देयर जॉब। वो शक्तियाँ जो है वो काम करती हैं, वो जोड़ती हैं, वो लोगों को इंक्वायर करने के लिए सोचने पे आमादा करती हैं। तो आई थिंक एज अ म्यूजिशियन हमारा इतना जॉब होता है कि वहाँ पे हम एम्प्टी होकर बैठ जाए। नहीं, तो ये एक तरह से म्यूजिक के लिए कंट्रीब्यूशन भी है जो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक एंशिएंट चीज़ को, एक पुरानी चीज़ को एक नए तरीके से प्रेजेंट करके कहीं ना कहीं एंशिएंट तो नहीं है, कह रही ये जो पोएट्रीज हैं, ये तो मतलब जो पोएट्रीज मैं गाती हूँ ये तो ऑलमोस्ट 10th सेंचुरी से हम कहें तो शुरू हुई है, तो एंशिएंट तो नहीं है ये वेरी मच मॉडर्न पोइट्री है। मतलब चाहे हम कबीर गाएं, चाहे हम नानक गाएं, तो ये जो बातें भी कर रहे हैं ना, तो बहुत मॉडर्न बात है ये। मतलब ये कोई बहुत पुरानी बातें नहीं सुनने को लगेगा। जैसे कि आई सेड कि ट्रुथ जो होता है ना, उसकी कोई एज नहीं है। ट्रुथ हमेशा जिंदा है, ट्रुथ हमेशा कायम है और उतना ही यंग है। क्योंकि हम जब कश्मीर जाते हैं तो कश्मीर के जो जैसे ललदर हमारी जानी मानी एक बहुत बड़ी संत रही है कश्मीर की, तो ऐसा माना जाता है जो वर्सेस उन्होंने तब कहे थे वो आज भी कश्मीर के लिए रेलेवेंट, बिल्कुल उतने तो रेलेवेंट। इसलिए हम उनको पुराना कश्मीर के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए रेलेवेंट है। बिल्कुल। अब मेरे को ये बताइए कि आपका जो कश्मीर कनेक्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आपके मेरे गुरु पंडित भजन सोपुरी जी पंडित भजन सोपुरी जी एक बहुत ही मशहूर संतूर वादक रहे हैं अपने टाइम के, और अभी भी इनफैक्ट अपने टाइम के, कि वो आज भी जीवित ही है हम सभी के लिए। तो उनसे आपका मिलना कैसा हुआ, उनके साथ कुछ खास लम्हे अगर आप हमें हमारे साथ साझा करना चाहें तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड भी सूफी है और कहीं कहीं उनका भी सेम ही बैकग्राउंड था। तो मैं जानना चाहूँगी कि उनके साथ आपका कनेक्शंस कैसे हुए और क्या आपने उनसे क्या ऐसा खास सीखा और कैसे आप उनसे इंस्पायर हुए। तो जो मेरे गुरु जी हैं पंडित भजन सोपुरी जी, मैं ऑलमोस्ट 16 थी जब मैं उनको फर्स्ट टाइम मिली। मेरे फादर समां उनको कुछ काम था और फ्रेंड्स के थ्रू मेरे फादर को मिले थे। इससे पहले मुझे क्लियर था कि मुझे किसी बड़े दिग्गज क्लासिकल सिंगर के पास सीखने जाना है, अपनी तालीम वैसे आगे बढ़ानी है। पर जब मेरे फादर इनसे मिले तो वो बहुत ही प्रभावित हुए उनकी पर्सनैलिटी से। और उस टाइम पे कुछ मेरे माइंड में था कि मुझे ना प्योर क्लासिकल सिंगर नहीं बनना है, मुझे लाइट करना है, मुझे फ्रीडम चाहिए मेरे गाने में। और हम उनसे मिले, मतलब मैं अपने फादर के साथ गुरु जी से मिली। और जब मैं उनसे मिली तो मुझे अंदर से कुछ पता था कि आई थिंक आई हैव अ कनेक्शन में। तो मुझे समझ में आया कि मेरे को सीखना है इनसे। तो फिर उसके बाद मैं जब 18 की हुई, मैंने अपनी 12th कंप्लीट की, उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और मतलब इंग्लिश ऑनर्स कर रही थी और साथ साथ मैं इनसे सीखना शुरू हुई प्रॉपर्ली। जब मैं 20 की हुई तब मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु मिले और मुझे दीक्षा मिली। जब मुझे दीक्षा मिली तो मेरा जो वैराग्य है वो बहुत ज़्यादा जग गया। तो जब वो जगह तो मुझे तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। उससे पहले मेरी प्लेबैक के लिए तैयारी हो रही थी, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है। और जब वैराग्य जगा तो फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था दुनिया का ना उस उम्र में आपको समझ नहीं आना दुनिया का तो बड़ी बड़ी बात है। तो गुरुजी ने ये नोटिस किया कि कहीं मेरा ना एक्सप्रेशन है ही नहीं है बाकी से गज़ल में या बाकी सब गानों में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि सूफ़ी हम ट्राई करते हैं, सूफ़ी पोइट्री को कंपोज करना हम ट्राई करते हैं। एंड आई थिंक वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उनके साथ अराउंड 15-16 साल मिले, जहाँ की मैं बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में उनके साथ रही, उनके घर में रही, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया मैंने उनके साथ। और वो जो वक्त था ना, उस वक्त में ऐसा था कि किताब लेके मैं बैठती थी कि चलो बाबा बुल्ले शाह को कंपोज करना है।
पापा बैठ जाते थे हारमोनियम लेके और वो उस टाइम पे कंपोज करते थे और साथ मैं गाती थी। और फिर वो कॉम्पोजिशंस ग्रो हुई हैं, 15 साल वो कॉम्पोजिशंस ग्रो हुई हैं एंड ही इज गिवन मी अराउंड आई थिंक मोर देन 100 कॉम्पोजिशंस, मतलब अलग संतों की अलग। तो कोई एक कॉम्पोजिशन अगर हम सुनना चाहें उसमें से। बाबा बुल्ले शाह ऐसे एक संत कवि रहे हैं जिनकी लाइफ में एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि जो उनके गुरु हैं उन्होंने उनसे रफ्स ले ली थी वापस, उन्होंने जो उनको इनिशिएशन दिया था वो वापस ले लिया। और वो जो टाइम था बाबा बुल्ले शाह के लिए वो बहुत ही विरह प्रधान टाइम था। उस वक्त पे उन्होंने बहुत सारी कॉम्पोजिशंस लिखी जिसमें से एक थी की बेदर्दा संग्यारी रोवन अखियां जारो जारी, कंपोज मेरे गुरुजी पंडित भजन सो गुरुजी ने किया है इसको, कोई शिकत नहीं था। की बेदर्दा दे संग यारे, की बेदर्दा दे संग यारे, रोवण अखियां जारो जारे, रोवण अखियां जारो जारे, की बेदर्दा दे संग यारी, रोवण अखियां रोवण अखियां जारो जारी। आशिक होया रब दा, आशिक होया रब दा, पई मलामत लख, तेनू काफिर काफिर आख दे, ते तू आहो आहो आख। सानू गए बेदर्दी छड़ के, 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 सीने सांग हिजरी गढ़ के, ते जिस्मो जिंद नू लै गए कढ़ के, ते एह गल हाय एह गल हो जी एह गल कर गए इस यार की बेदर्दा दे संग यारी, रोवण अखियां रोवण अखियां रोवण अखियां जारो जारे जारो जारी जारो जारी। सूफी सीखना और सूफी सिखाना क्या चुनौतियां हैं, क्या चैलेंजेस हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो जब मैं सीखना शुरू हुई, एज आई टोल्ड यू, मैं बहुत अर्ली सीखना शुरू हुई थी, तो तब जब हमें रियाज करने बिठाया जाता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था रियाज करना। ऑफ कोर्स एज अ चाइल्ड किसको अच्छा लगता है, आई वुड रादर गो एंड प्ले आउटसाइड देन बैठ के सारे गा मा पा धा नी सा करूंगी। बट थैंकफुली अर्ली ऑन मुझे समझ में आ गया था कि म्यूजिक इज समथिंग जो मैं करूंगी लाइफ पर। और अर्ली ऑन मैंने जो वो सेल्फ रियाज होता है वो करना शुरू कर दिया था। जम्मू में अराउंड व्हेन आई वाज 15-16
जब खुद रियाज करना शुरू किया, थैंकफुली मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारी मास्टर क्लासेस अटेंड करने की। मास्टर क्लासेस राजन साज मिश्रा जी की, पंडित राजन साज मिश्रा जी के साथ, उनके साथ अराउंड 15 डेज स्पेंड किए थे हमने इंग्लैंड में। तो मेरे तो वो सब अपॉर्चुनिटीज, और भी बहुत बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज जो हमारी फील्ड के म्यूजिशियंस रहे, उनके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करना। अशोक राणा जी रहे हैं, वो वॉइस कल्चर का जो था उनके पास बहुत खजाना था, तो उनसे मेरे को मौका मिला थोड़ा सा उनके साथ बैठ के उनका एक्सपीरियंस साझा करने का। तो पर मुझे एक चीज समझ में आई थी उस टाइम पे भी, जब मैं ये सब एक्सपीरियंस कर भी रही थी इतने सारे म्यूजिशियंस के साथ, कि जब तक गुरु नहीं होंगे ना तो तब तक बढ़त नहीं स्टार्ट होगी। तो इवन दो मैं बहुत प्रैक्टिसेस कर रही थी, मेरे पास बड़ी सारी टेक्निक्स थी, सब कुछ था, पर वो ना जिसको कहते हैं ना कि तुम्हारा ये ऐसे ये खुल जाए और जो बढ़त है वो ऊपर से ऐसे फ्लो करे तुम्हारे थ्रू, तो वो नहीं हो रहा था। और वो मुझे एज अ चाइल्ड भी समझ आ रहा था कि वो नहीं हो पा रहा। तो उसके बाद जब मैं अपने गुरु से मिली, पंडित भजन सोपरी जी से मिली, तो वो प्रोसेस भी बहुत स्लो था। ऐसा नहीं था कि लाइक रात भर में मुझे समझ में आ गया, मतलब मैं उनसे मिली और बढ़त शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, a lot of time, और बहुत पेशेंस चाहिए आपको इसके लिए, बहुत विश्वास चाहिए, अपने गुरु पे बहुत विश्वास चाहिए कि आपको, मतलब दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, चाहे दुनिया जहां मर्जी जा रही है। और वो टाइम था जबकि रियलिटी शोज वगैरह एकदम से आना शुरू हो गए थे बाहर, और लोगों को सडन पॉपुलैरिटी मिल रही थी, बच्चों को। और मुझे भी मेरे आसपास से बहुत प्रेशर था कि तुम क्यों नहीं जाती इंडियन आइडल में, तुम क्यों नहीं जाती यहाँ वहाँ। तो पर मुझे पर्सनली पता था कि नहीं भाई, ये क्विक फेम वाला गेम नहीं है। ये जो गेम है ये बहुत इबादत वाला गेम है, बहुत साधना वाला गेम है। क्योंकि मैंने अपने गुरु को वही करते हुए देखा था। मतलब मैंने कभी नहीं देखा उनको जब वो रात में सो रहे होंगे, वो सारी रात उठ के रियाज करते थे। मतलब और हम भी साथ में उठते थे कि पता नहीं कब उनको चाय की जरूरत पड़ जाएगी, कब उनको पानी की जरूरत पड़ जाएगी। मतलब मुझे याद है जब मैं उनके पास रहती थी 2 से 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होती थी, ना उनकी ना हमारी। हाँ, तो उस लेवल की डेडिकेशन, उस लेवल की इबादत, उस लेवल का जो आप कहते हो ना कि जो आप साधना, जो कहो तप, वो जरूरी है वाकई म्यूजिक में। म्यूजिक वो आने के लिए आजकल दिखता है वो। मतलब मेरे पास तो कोई स्टूडेंट ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। Okay. आप समझ रहे हैं। और मैं भी खुद सीख रही हूँ, मेरा कौन सा कंप्लीट हो गया, मैं भी तो भी हर दिन सीखती हूँ। आई थिंक वो जो कनेक्शन है जब आप बच्चे को ट्रांसफर करते हो, अपना आप ट्रांसफर करते हो, वो डिफरेंट ही होता होगा, आई एम श्योर। बट आई हैव फ्यू वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स। मतलब उनको मैं जितना कहती हूँ, जैसा कहती हूँ, वो करके उससे 4 गुना करके आते हैं। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आई एम श्योर बहुत लोग बहुत तप करके कर ही रहे होंगे, तभी तो इतना अच्छा गा रहे हैं। अगर आप YouTube भी देखें, पहले से जब हम अपने टाइम पे सुनते थे लोगों को, कहीं इक्का दुक्का कोई सुर में तान ऐसी ले जाता था। आजकल तो मैं देखती हूँ, कभी कभी मैं इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे देखती हूँ, कभी छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो म्यूजिक बढ़ ही रहा है, कहीं ना कहीं तो रियाजत हो ही रही है, तभी इतनी खूबसूरती आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो पहले के समय में एक सब्र होता था और अभी के समय में वो सब्र आपको कहीं ना कहीं मिसिंग नहीं लगता है, जो मेरा अपना ओपिनियन है। मतलब फर्क मैं बता दूं, फर्क कहाँ पे है कि हम लोगों को ट्रेन किया गया है कम से कम 3 से 4 घंटे गाने के लिए। हमें कहा जाता था अगर 6 घंटा रियाज करोगे तब 1 घंटा स्टेज पे गा पाओगे। ठीक है, आजकल के जमाने में लोगों को 1 मिनट की परफॉर्मेंस करनी है इंस्टाग्राम पे। तो फिर हर चीज का क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज है। एजुकेशन इज समवेयर, मतलब आजकल जो है, जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, एजुकेशन में जब हम म्यूजिक को देख रहे हैं, वो इतना रिसर्च बेस्ड, जो एक
पहले के टाइम में जैसे आप भजन जी की बात करते हैं, उनका अपना एक, उन्होंने इतनी पुराने पोएट्स को रिवाइव किया और उन्होंने एक्चुअली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया अलग अलग लेवल पे। आई थिंक पापा जैसी जो पर्सनालिटी है ना, मतलब मेरे गुरुजी जैसी जो पर्सनालिटी है ना, वो आई थिंक वंस इन पता नहीं कितनी सेंचुरीज में आती है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, वो रचे हुए थे अपनी आर्ट में। मतलब उनको मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, मैं उनके घर पे रही हूँ उनके साथ 15 साल। उनको नहीं फर्क पड़ता था आसपास क्या हो रहा है, मतलब वो इतने इन्वॉल्व थे अपने म्यूजिक में। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि यही चैलेंजेस है, क्योंकि मैं सीखते हुए भी देखती हूँ और जो सीख रहे हैं उन्हें भी देखती हूँ। कहीं ना कहीं दोनों में ही वो पेशेंस नहीं होता है। जो आजकल जो म्यूजिक सिखाने कहीं ना कहीं आपको आते हैं, उनका एक दायरा बन चुका है कि हम इससे आगे सिखाएंगे नहीं, दिस इज द लास्ट बाउंड्री, जो पहले के गुरुओं में नहीं था। जो मैं सबको ऐसे जनरलाइज ना करके एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ। तो वो दायरा जो है उसको खत्म करने का क्या, क्योंकि जो सीख रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो एक लेमैन की तरह सीख रहा है। तो जो सामने जो गाइड कर रहा है, वो जब आता है सिखाने के लिए, तो वो क्या दायरा बांधता है और उस दायरे के आगे वो क्यों नहीं बढ़ के परंपरा में घुसना चाहता है। मैं एज अ टीचर आपको बात करती हूँ, मैं अपनी बात कर सकती हूँ, किसी और की बात नहीं मैं कर सकती। इट विल बी व्हाट इट विल बी, यू विल हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, ओके। और होते हैं बड़े बच्चे जिनको साथ पे रखना पड़ता है 6 महीने, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो मुझे पता है कि मैं अगले दिन इनको राग दे दूंगी, शुरू कर लेंगे, ओके, इवन तो उनकी पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता म्यूजिक के साथ। बच्चों की कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको सिखाना चाहिए। एब्सोल्युटली, पूरा डिपेंड करता है। ये तो एक मैसेज उन्हीं के लिए जो मतलब आजकल जैसे टीचर्स हैं म्यूजिक के, और मतलब दोनों साइड है। अब इवन बच्चे भी तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं कि जल्दी सिखा दो, जल्दी से हम YouTube पे बना दें, गाना बना के डाल दें। तो ऐसा नहीं है, मतलब ये मैं बताया ना, सारी एक उम्र की भी बात नहीं है, उम्रों की बात है। रागिनी जी, आप क्योंकि हम लोगों ने शैली पे बात कर ली, संगीत पे बात कर ली, आपकी वाणी भी सुन ली, बहुत ही मधुर वाणी में आपने बाबा बुल्ले शाह का हमें रचना सुनाई। मैं थोड़ा सा आपकी लाइफ जर्नी पे जाना चाहूंगी, और मेरा एक बहुत नॉर्मल सा, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न ये है, क्योंकि आप विरह और वियोग सूफी में अधिकतर हम देखते हैं, अध्यात्म और सूफी की जब बात करते हैं इसमें अधिकतर होता है। तो आपकी जो अपनी जर्नी है लाइफ की, जब आप वो वियोग में जाती हैं, या आपके साथ कोई ऐसी मेमोरीज या ऐसी घटनाएं घटी हैं जहाँ पे आपको फील हुआ कि हाँ यार, ये एक ऐसा मोमेंट है कि अब ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है। लुक, लाइफ है ना, गुरबानी के एक तुक है, वो कहते हैं नानक दुखिया सब संसार, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल हूँ या कोई और स्पेशल है। हर किसी की लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे कुछ ना कुछ पेन होती है, और अगर आप वाइज हैं तो आप समझते हैं कि जो पेन दे रहा है और जो पेन आई है, वो दोनों पेन नहीं है, वो दोनों पॉइजन नहीं है, वो दवा है ना। एंड देन दे आर इन योर लाइफ टू ट्रांसफॉर्म समथिंग अबाउट यू, ठीक है। तो वो जब आप समझ लेते हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ एक्चुअली 360 डिग्री घूम जाती है, और वो जो आप उम्रों से ढूंढ रहे होते हैं ना पीस, वो आपको मिलनी शुरू हो जाती है। एंड I tell you, I got my spiritual guru when I was 20. Okay, like he started pouring wisdom, he started pouring love, he started pouring, क्या बताऊं, blessings in my life since then. तो मैं किस बात की कंप्लेंट करूं, है ना। I've been fortunate, so fortunate. एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए हम फीमेल्स को, उसमें हम अपनी फेमिनिटी को ना खोए, बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं, मतलब मेरे को लगता है कि जब आप से अपने घर का,
आप अपने घर का केयर करते हैं या आप अपने घर को घर बनाते हैं, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है फेमिनिटी का, है ना। या जब आप किसी को सर्व करते हैं, वो बहुत पावरफुल एक्सप्रेशन है फेमिनिटी का। जितनी मल्टीपल हम लोग काम कर सकते हैं, वो आई डोंट थिंक सो यू नो वो कोई भी और ऐसे कर सकता है। हम घर भी देख सकते हैं और हम कर सकते हैं, इसीलिए हमें मिलता है ना। अगर दुख भी है, अगर हमारी लाइफ में आता है, हम झेल सकते हैं, इसलिए हमें मिलता है। पर वही है कि अपनी पावर को पूरी तरह से अपनाना, और उसके साथ साथ ज़रूरी है अपने आप को ना खोना। जो हमारी ट्रू नेचर है, विच इज़ नरिशिंग, वो हम पूरी तरह से, उसको हम पूरी तरह से अपनाएं। तो इसी सुंदर संदेश के साथ हम इस एपिसोड का अंत करते हैं, और आप देखते रहिएगा हमारा ये शानदार शो, जिसमें ऐसी कई नारियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।